You can't see me on the screen right now, but I know my authentic voice would be audible to you. I would just like to take a few seconds of yours to make you realize who the hell you are. NDO warriors, a few days to glory. Cadets, there are a few days between you and the 14th of September, the day you march into that exam hall, not just with pen and paper, but with the fire of every single dream you have ever dared to dream. This is not just an exam for which you are preparing. This is a gateway to NDA, to valor, to service, and to becoming a part of something larger than life. This is for the uniform, the honor, the nation. Every sunrise from today is not just another day. It's one more chance to sharpen your sword, one more day to train your mind like a warrior. Gentlemen, remember, you don't need motivation every day, you need purpose. You're not alone in this race. There are lakhs aiming, but only a few daring enough to truly give it everything. Be that few. Be the storm. Wake up early, revise hard, train harder, cut out distractions, burn the excuses, build discipline like a soldier on mission. Gentlemen, this is your GAT educator Kapil Kaur this side. I want to tell you, you have just got an 80 days to make history. Make everyone count. No second should go wasted. Sweat now, bleed less in war. The war is on 14th of September. You're not just preparing for an exam. You're preparing to wear the nation's pride on your shoulders. Your parents are watching. Your educators are watching. Your country is watching. Your future is calling. Now show up like a warrior. Josh high, eyes sharp, mind focused, heart unshaken. You're a future gentleman cadet in the making. Now move like one. So, yeah. Finally. कैसा लगा भाई? I hope you all have realized who you are, what you can do. ठीक है. So already you have taken my introduction from there. This is Kapil Kaur, your GAT educator. ठीक है. आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा एक दूसरा प्रैक्टिस सेशन. आज मैं सोच रहा था आज का सेशन थोड़ा बड़ा नहीं है तो आपको रियलाइज करवा दूं इन आखिरी के दिनों में आपको किस तरीके से फाइट करने उतरना है जंग के मैदान. ठीक है. स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. ये जो आज का सेशन है, इट इज टोटली ट्रूली डेडिकेटेडली वी आर गिविंग टू द प्रैक्टिस सेशन. प्रैक्टिस क्वेश्चन विल बी सॉल्विंग. किन टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? अर्थक्वेक, सुनामी एंड वॉल्केनो. बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इनक्रेडिबल और बहुत ही फ्रूटफुल सेशन आप लोगों के लिए होने वाला है. इतना बढ़िया सेशन शायद ही आपने देखा होगा व्हेन इट कम्स टू द प्रैक्टिस सेशन फॉर ऑल दीज टॉपिक्स. आपने पहले ये सारी चीज़ें यहाँ से कंप्लीट कर ली कि क्या होता है अर्थक्वेक. इसके बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे, नॉट जस्ट एनडीए बट ऑल्सो CDS, ठीक है, बट ऑल्सो एफकेट और अदर कम्पिटेटिव एग्जाम की भी प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करवाई. बट फॉर मोर प्रैक्टिस, ताकि आपका जो कंसेप्ट है बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए और जिस वॉर की आप तैयारी कर रहे हो उसमें आप अच्छे से तैयार हो जाए, उसके मैंने और भी यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन ला रखे हैं. ठीक है, तो बिल्कुल अपन प्रैक्टिस अपनी शुरू करते हैं. ठीक है, जो भी चीज़ें मैंने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में आपको कही, ठीक है, आई होप आप सभी ने वो चीज़ों को एकदम दिमाग में रखा होगा. ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं अपन लोग. पहला वाला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखो, ज़्यादा सवाल मैंने यहाँ पर नहीं लिए. आई हैव जस्ट टेकन आउट 20 क्वेश्चंस, बट दोज 20 क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू टच योर हार्ट. ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ दोज क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू हिट योर माइंड. ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग जो यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, एकदम आँख खोल कर, कान खोल कर, अपने सारे सेंसेस खोल कर यहाँ पर सुन लो. टेक आउट योर पेन एंड कॉपी. ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर गिवन होने वाली. एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, बस गिव मी अ फ्यू सेकंड्स मोर. एक चीज़ बस, हमारा कोई भी बैच अब नहीं आएगा पेड बैच इस फॉर NDA 2025. कोई प्रैक्टिस कोर्स नहीं आएगा, कोई हमारा फास्टैग कोर्स नहीं आएगा, कोई हमारा कुछ भी नहीं आएगा. जो भी चीज़ें हम लोग अब करने वाले हैं, इट इज़ गोइंग टू बी फॉर फ्री. आप सभी के लिए फ्री यूट्यूब पर करेंगे. जो भी आने वाला है यूट्यूब पर आने वाला है. इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हमको फॉलो करो यहाँ पर यूट्यूब पर. मैं आपको श्योर कर रहा हूँ, आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर करवाया. क्लियर करवाना मतलब वो नहीं होता कट ऑफ से थोड़े नंबर ऊपर. ऐसा क्लियर करवाना कि यदि आप रिकमेंड होते हो तो नोबडी कैन डेयर टू मेरिट आउट फ्रॉम देयर, क्योंकि आपके रिटर्न के नंबर ही इतने होंगे. यदि आप रिकमेंडेशन और मेडिकल क्लियर करते हो, यू आर जस्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दैट प्रेस्टिजियस नेशनल डिफेंस अकेडमी. पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आपको 4 स्टेटमेंट दी है: अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, वॉल्केनिक इरप्शंस एंड मीटियोरॉइड्स. यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, Which of the above statements are responsible for the cause of the tsunami? मतलब सुनामी के कॉज के लिए कौन सी इसमें से स्टेटमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है?
यार एक बात मेरे को बताओ, जब मैं आपको बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा था, मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पर जब अर्थक्वेक आता है ना, तो अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है ये यदि ज़्यादा हो जाए तो इससे भी सुनामी आता है भाई। अपन ने देखा था, इससे भी सुनामी आता है जब वो सिस्मिक वेव्स जो कि अर्थक्वेक ने क्रिएट करी, व्हेन दो सिस्मिक वेव्स विल ट्रेवल थ्रू सी वाटर, देन सुनामी आता है। मैंने आपको क्या बताया था, अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स और सबमरीन लैंडस्लाइड्स, ठीक है, मरीन में जब लैंडस्लाइड होती है उसकी वजह से भी सुनामी आता है, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन कैसे बताया था मैंने आप सभी को, मिड ओशनिक रिज के बारे में बताया था, MOR, ठीक है। मिड ओशनिक रिज मतलब जो कि दर्शाती है कि हमारे ओशन के अंदर भी यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, सुनामी। यहाँ पर सुनामी आता है, इस सुनामी की वजह से यहाँ पर क्या होता है, सुनामी की वजह से हम वो सुनामी नहीं, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से यहाँ पर सुनामी आता है। फोर्थ इज द मीटियोराइटिक इम्पैक्ट, ठीक है। मीटियोराइटिक इम्पैक्ट की वजह से यहाँ पर क्या देखने को मिलता है आपको, मीटियोराइटिक इम्पैक्ट की वजह से भी आपको सुनामी देखने को मिलता है। कैसे, जो मीटियोराइट्स ट्रैवल करके आ रहे हैं, यदि वो सी में गिर गए उसकी वजह से एक बड़ी सी वेव बनेगी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, इसको हम लोग सुनामी बोलते हैं, ठीक है। दीज आर द हार्बर वेव्स, टाइडल वेव्स, जापानीज वर्ड है इसका जो कि ऑलरेडी सेशन में बता दिया। तो सारी की सारी यार इसके मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कॉज ऑफ सुनामी। तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली फाइन एंड फैंटास्टिक, ठीक है। तो अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, मीटियोरॉइड्स सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ जी सर आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पर आपको स्टेटमेंट वाले मिलेंगे क्योंकि वी डोंट लव टू स्पेंड अवर टाइम, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मज़ा आता है, यहाँ पर चीज़ें हम लोग फोड़ने आते हैं, चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने आते हैं, कंटेंट हमारा दिखाने आते हैं कि व्हाट द हेल वी आर, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हमारी पोटेंशियल बताने आते हैं। सो यहाँ पर देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट यहाँ पर क्या गिवन है, व्हेन सुनामी वेव्स रन फ्रॉम डीप टू शैलो वाटर, जब सुनामी वेव्स डीप टू शैलो वाटर में क्या करती है, रन करती है, ठीक है। देयर इज एन इंक्रीज इन वेव एम्पलीट्यूड, यहाँ पर जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता है, मतलब हाइट बढ़ती है, विच रिजल्ट इन सोलिंग। मैं एक बढ़िया सी चीज़ आप सभी को बता रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है। देखो पहले भी मैंने आपको बताया, पहले क्या होता है, जो पहले जो वेव है वो कहाँ, पहले डीप वाटर, ठीक है, पहले गहराई में रहती है और फिर वो कहाँ पर आती है, शोर लाइन के ऊपर आती है। शोर लाइन मतलब कि बीच के ऊपर आती है। लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, सभी को सबको समझ में आएगा, ये गहरा पानी और ये शोर है, किनारा है, तो यहाँ से ये पानी इधर आएगा। तो एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, कभी भी लिसन टू मी केयरफुली, जो वेव है, बड़ी सी वेव है जिसको आप सुनामी बोल रहे हो, गहरे पानी से जब वो किनारे की तरफ आएगी, जब गहरे पानी से किनारे की तरफ आएगी तब क्या हो रही है, उसकी गहराई कम हो रही है, क्योंकि गहरा पानी तो समुद्र के बीच में था ना, तो यहाँ पर जो उसकी डेप्थ है, ये जो डेप्थ है ये क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो आ रही थी, जिस वेलोसिटी से वो आ रही थी, ये वेलोसिटी भी यहाँ पर कम होगी, जो वेलोसिटी है वो रिड्यूस होगी, मगर एक चीज़ बढ़ेगी जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइट। सो ये जो हाइट है ना, ये यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो याद रखना, इसी को हम लोग बोलते हैं सोलिंग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलिंग। क्या बढ़िया कंसेप्ट है ना, दिस इज कॉल्ड सोलिंग। भैया ये चीज़ आपने अपने सेशन में नहीं बताई, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मैं इसलिए तो यहाँ पर आपके प्रैक्टिस सेशन ले रहा हूँ। यदि एक बार डिसाइड करा है, एक बार कमिट करा है, पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवाऊंगा इस तरीके से कि मतलब एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि नो मैटर कितना भी कठिन क्वेश्चन पेपर आ जाए हम लोग डील कर लेंगे, वो वाला कॉन्फिडेंस आपको देकर जाऊंगा, ठीक है। अभी कोई नहीं करवा रहा होगा इतने बढ़िया क्वेश्चन, और जब क्वेश्चन करवा भी रहे होंगे ना तो वो ऐसे ही वाले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज सुनामी, हार्बर वेव, ऐसे सवाल नहीं आते भाई, जो मैं करवा रहा हूँ ये सवाल आते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, पहली वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, उसी को मैंने डिफाइन करा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, दिस इन टर्न स्लोज डाउन द वेव, इससे क्या होगा, जो वेव की स्पीड है वो स्लो होगी, मतलब कि द शैलोअर द वाटर द स्लोअर द वेव। क्या बढ़िया बात लिखी है यार, मतलब शैलो मतलब कम गहरा, जितना कम गहरा पानी उतनी ही धीरी वेव, बिल्कुल उतनी ही उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। यही तो मैंने आप सभी को यहाँ बताया, जितना कम गहरा पानी मतलब जितना कम पानी उतनी ही कम उसकी वेलोसिटी। बहुत बढ़िया यार, ठीक है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर आप लगा दो बोथ 1 and 2 आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, मजा आ रहा है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। Here the question comes with reference to tsunami, consider the following statements. Okay करते हैं। The speed of the waves in ocean depends upon the depth of the water. मतलब कि ओशन में जो waves की स्पीड होती है, indirectly it is aiming tsunami, ठीक है। This statement is associated with tsunami, already ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, with reference to tsunami। यहाँ पर क्या होता है, जो waves की स्पीड है ये पानी की डेप्थ के ऊपर डिपेंड करती है। बिल्कुल करते हैं यार, अभी अपन ने पढ़ा ना, जब पानी गहरा होगा तब स्पीड ज़्यादा होगी, जब पानी कम गहरा होगा मतलब जब शोर की तरफ आएंगे तब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहली वाली स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरी वाली स्टेटमेंट क्या है,
वेवलेंथ ऑफ द सुनामी रिड्यूसेस व्हेन इट अप्रोचेस द शोर। बिल्कुल सही है ना, जो वेवलेंथ है ये कम हो जाती है। वेवलेंथ ऑफ द सुनामी जो वेवलेंथ है ये रिड्यूस हो जाती है व्हेन इट अप्रोचेस द शोर। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही है। ठीक है, तो यहाँ पर बोथ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट, मगर यहाँ पर एक चीज़ कर लेना आप लोग। ठीक है, हाँ ये तो सही है। ठीक है, वेवलेंथ रिड्यूस हो जाती है, बढ़िया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर वेवलेंथ लिखा हुआ है, ठीक है, एम्पलीट्यूड नहीं लिखा हुआ है, ये याद रखना। जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ता है, वेवलेंथ रिड्यूस होती है। चलो, द डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ सुनामी, जो खतरनाक फॉर्म आता है ना सुनामी का, जिन्हें सिस्मिक सी वेव्स भी कहते हैं, आर यूजुअली कॉज्ड बाय अर्थक्वेक हैविंग, मतलब उन अर्थक्वेक से होता है जिनका मैग्नीट्यूड कितना होता है। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ऐसा कहा जाता है कि देखो अर्थक्वेक जो अर्थक्वेक है आपका, अर्थक्वेक का जो रिचर स्केल है, सुनना मेरी बात, अर्थक्वेक के पास एक रिचर स्केल होता है, ठीक है, जो कि क्या शो करता है, मैग्नीट्यूड शो करता है। जब ये 7.5 से ज़्यादा होगा, ठीक है, 7.5 से ज़्यादा होगा अर्थक्वेक शो करेगा, तो पक्की बात है यहाँ पर सुनामी आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली फाइन एंड फैंटास्टिक। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 7.5 से ज़्यादा होगा तो डिस्ट्रक्टिव सुनामी आ जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो ये जो सिस्मिक वेव्स हैं जो कि अर्थक्वेक ने क्रिएट करी, दे विल ट्रैवल थ्रू सी वाटर में ट्रैवल करेंगी, और वहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाटर। और जब ये पानी का डिस्प्लेसमेंट होता है एट लार्ज एक्सटेंट, एक बड़ी सी वेव बनती है जिसको बोलते हैं सुनामी। ठीक है, द हाइट ऑफ द सुनामी वेव्स डिपेंड्स अपॉन, मतलब किसके ऊपर डिपेंड करती है सुनामी की हाइट। यार आप एक बात मेरे को बताओ, हाइट जब किनारे के पास जा रहे थे तब ज़्यादा थी, और जब बीच में जा रहे थे कम थी। किनारे पर जिस प्रकार की ज़मीन बनी हुई है, जो रिलीफ फीचर है वो अलग है, और जब अपन मतलब समुद्र के बीच में बात करते हैं, ओशन फ्लोर के बारे में बात करते हैं, वो अलग है। ठीक है, यहाँ पर जो अपना ओशन फ्लोर है ये चीज़ अलग है। ठीक है, यहाँ पर जो माहौल होगा वो अलग होगा, और जो अपना शोर है, किनारा है, यहाँ पर जो टोपोग्राफी है वो अलग हो। मतलब टोपोग्राफी का मतलब होता है कि किस प्रकार का लैंड है। ठीक है, तो एक्चुअली में लोकल टोपोग्राफी काफ़ी ज़्यादा मतलब हैम्पर करती है काय को, सुनामी की हाइट को। हाइट ऑफ द सुनामी काय के ऊपर डिपेंड करती है, लोकल टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब कुछ नहीं होता, द प्रोफाइल ऑफ द लैंड ओवर देयर, किस प्रकार की ज़मीन है आपस में। ठीक है, गहरी है, ऊंची है, नीची है, माउंटेन है, प्लेटू है, प्लेन है, इसको टोपोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6, विद रेफरेंस टू सुनामी, सुनामी के रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट आप कंसिडर करो। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रीच्ड बाय सुनामी। देखो मैं एक बढ़िया बात आपको बता रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, नई स्लाइड खोलते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है जिन में, यहाँ पर जो सुनामी वेव है, मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ पर जैसे ये वेव आ रही है, ठीक है, ये शोर पर पहुँची है ना, ये यहाँ पर शोर है। ठीक है, ये शोर है मतलब किनारा है, आपको समझ में आ रहा होगा कैसा किनारा है। यहाँ पर लिख दूँ शोर, बिल्कुल सही है शोर। अब जब यहाँ पर पहुँची तो ये कोई ऐसे तो आएगी नहीं, पूरा ऐसा पूरा लेकर आएगी, तो ये कितना आगे तक जा रही है, सुनना मेरी बात ध्यान से। ठीक है, कितने दूर वाले पॉइंट पर जा रही है, लिसन टू मी केयरफुली। ठीक है, सारे मेरी बात सुनना। ये जो इसका दूर वाला पॉइंट अपन मानकर चल रहे हैं, ये यहाँ तक जा रही है भाई। ठीक है, ये वाला जो आपको पॉइंट दिख रहा है ना, यहाँ तक मान लो, यहाँ तक गई, तो एक तो इतना, ठीक है, इतना दूर तक ये गई है। ठीक है, और यदि अपन इसकी हाइट की बात करेंगे तो ये कितने हाइट तक उठी है, कितने हाइट तक उठी है, तो आपने देखा कि यार ये इतने हाइट तक उठी है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एक पॉइंट ये वाला है कि कितने दूर तक गई है, ठीक है, हाउ फार्दर इट वेंट। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कितनी हाइट पर गई है। तो कितने दूर जाने वाला जो पॉइंट है, ठीक है, जो कितना दूर जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इनंडेशन। इसको क्या बोलते हैं, इनंडेशन। ठीक है, इनंडेशन। और कितनी हाइट पर गई है, कितनी हाइट पर गई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रनअप। इसको बोलते हैं रनअप। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द हाइट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने मैक्सिमम कितना ट्रैवल करा है, किसने, सुनामी ने, कितना कहाँ तक पहुँची है, उसको रनअप बोलेंगे क्या, नहीं रनअप नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, इनंडेशन। द हाइट ऑफ द वाटर ऑफ सुनामी वेव्स अबव मीन सी लेवल, मतलब जो एवरेज सी लेवल है उससे मैक्सिमम हाइट तक जो जाती है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनंडेशन, नहीं उसको बोलते हैं रनअप। ठीक है, तो दोनों उल्टे लिखे हुए हैं, इनंडेशन यहाँ आएगा, रनअप यहाँ आएगा। बढ़िया सी इन्फॉर्मेशन पता चल गई। आपसे पूछ रहा नॉट करेक्ट कौन से, तो यार दोनों के दोनों नॉट करेक्ट है। मज़ा आया, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कंसिडर स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट सुनामी वेव्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। लेट मी पुट द चार्जर फर्स्ट। ओके, नाउ इट्स डन। वॉल्केनिक इरप्शन कैन नेवर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सुनामी वेव्स। यार ये क्या बात हुई यार, अभी मैंने आपको मिड ओशनिक रिज के बारे में बताया,
यार वॉल्केनिक इरप्शन जब सी के अंदर होंगे उससे सुनामी आएगा ना, ये चीज़ गलत है यार। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ एन अप्रोचिंग सुनामी इज द रैपिड विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम कोस्टल रीजन फॉलोड बाय अ डिस्ट्रक्टिव वेव। इसका मतलब क्या है यार, आपने देखा होगा जैसे ये कोस्ट है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये पानी है। आप यदि बीच में हो और यदि आपको देखना है सुनामी आएगा क्या, तो आप देखना ये जो पानी है ना, ये पानी क्या होने लगता है, ये विड्रॉ करने लगता है, ये पीछे जाने लगता है। क्यों? क्योंकि पीछे जाकर ये क्या बनाएगा, ये बड़ी सी वेव बनाएगा जो कि आगे फिर डिस्प्लेस होगी। तो ये एकदम सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर बी इज करेक्ट एंड ए इज रॉन्ग। तो आपसे क्या पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है ना, तो ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ जी सर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू अर्थक्वेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अर्थक्वेक के ऊपर आ गए। अर्थक्वेक्स लार्जली अकर अलोंग द कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री। यार प्लेट बाउंड्री क्या होती है, बस एक सेशन, इसके बाद वाला सेशन जो ट्यूसडे को आने वाला है ना, मज़ा ही आ जाएगा आपको। टेक्टोनिक्स और रॉक्स दोनों हिट करेंगे, बढ़िया लेवल के सवाल करेंगे, सारी चीज़ें आपके दिमाग में होंगी। अभी के लिए आप थोड़ी देर के लिए दिमाग में रखो, कन्वर्जिंग का मतलब जुड़ना। प्लेट बाउंड्रीज जब आपस में जुड़ती है ना, उस पर्टिकुलर केस में ना काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक होते हैं। दूर होती हैं तब भी होता है, मगर ज़्यादा कहाँ पर होते हैं, मोस्टली दे लार्जली अकर अलोंग द कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री, जब प्लेट्स आपस में आकर कन्वर्ज करती हैं। द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इन द लिथोस्फीयर, मतलब जहाँ से अर्थक्वेक जिस पॉइंट से क्या होता है, ऑरिजिन करता है, ऑरिजिनेट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस या हाइपोसेंटर। बिल्कुल सही है, इट्स एकदम सही है। और जस्ट उसके ऊपर वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस फ्रॉम एपिसेंटर, मतलब कि डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर। इसके कहने का मतलब ये है कि भाई एक एपिसेंटर ये है, एक एपिसेंटर ये है, ठीक है। और डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस फ्रॉम एपिसेंटर, मतलब डिस्टेंस का के बारे में बात कर रहा है, फोकस। एक का फोकस ये है F1 और एक का फोकस ये है। तो तूने यहाँ पर क्या बढ़ा दिया, डिस्टेंस यहाँ पर बढ़ा दिया फोकस का, और यहाँ पर डिस्टेंस कम है। मैंने आप सभी को क्या बताया था, जितना कम डिस्टेंस उतना ज़्यादा डैमेज वो करेगा, उतनी खतरनाक वो होगी। क्यों? क्योंकि जल्दी से वेव्स चढ़कर ऊपर पहुँचेंगी ना। और यहाँ पर यदि आप बात करोगे तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना कम डैमेज। तो यहाँ पर क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक कम हो जाती है जितना ज़्यादा डिस्टेंस पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। यहाँ पर लिखा था एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक ऑलवेज रिमेन्स ओवर कॉन्टिनेंट। सभी को ऐसा लगता है कि अर्थक्वेक हमेशा कहाँ आता है, कॉन्टिनेंट। यार एक बात बताऊँ, 2004 में इंडियन ओशन में एक अर्थक्वेक आया था। अर्थक्वेक समझ रहे हो, अर्थक्वेक इंडियन ओशन की बात कर रहे हैं, जिसका एपिसेंटर कहाँ पर था, सी फ्लोर, ठीक है, सी फ्लोर पर था, सी में था। जरूरी नहीं है कि कॉन्टिनेंट पर ही हो, ये फोर्थ वाला गलत है। तो हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 आर करेक्ट। दिस इज द पावर ऑफ द कंटेंट, ठीक है। चीज़ें कठिन लग रही है, लगने दे, कुछ दिन तक लगेंगी, मगर सही कंटेंट पढ़ो तो ही आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। चाहता तो यही चार स्टेटमेंट के मैं 4 सवाल बना देता, ठीक है, 4 सवाल बना देता, सीधे बोलता फ्रॉम विच पॉइंट डज द अर्थक्वेक रिलीज इट्स एनर्जी, फोकस हाइपोसेंटर, सीधा हो जाता। द पॉइंट अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा इसके ऊपर बना देता, फिर पूछता कि ऑन विच बाउंड्री अर्थक्वेक लार्जली अकर, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग ट्रांसफॉर्म, ये भी होता। मगर आप समझो, आई एम प्रोवाइडिंग यू द रिच कंटेंट। मैं बोल रहा हूँ कि आप पढ़ो अच्छे से, आपका एग्जाम क्लियर करो। अगेन अनदर क्वेश्चन कम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अर्थक्वेक प्रोड्यूसेस अल्ट्रासाउंड बिफोर द मेन शॉक वेव्स बिगिन। जब अर्थक्वेक में आप सभी को पता है सिस्मिक वेव्स निकलती हैं, तो जब ये शुरू होती है उसके पहले अर्थक्वेक क्या अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस। देखो क्या होता है कि जब मेन शॉक वेव बनना चालू होती है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी वाली वेव आती है, एक हाई फ्रिक्वेंसी वाली वेव आती है, बट अल्ट्रासाउंड नहीं आती भाई, इट इज रिलेटेड टू साउंड, ये गलत है। द इंटेंसिटी ऑफ द क्वेक इज मेजर्ड बाय मर्सली स्केल, एकदम सही बात लिखी हुई है यहाँ पर। जो इंटेंसिटी है, याद रखना, जो इंटेंसिटी है, ये जो इंटेंसिटी है, इसको मेजर करेगा कौन, मर्सली स्केल, ठीक है, मर्सली का इंटेंसिटी स्केल। और जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, याद रखना, जो मैग्नीट्यूड है अर्थक्वेक का, वो कौन करेगा, दैट विल बी मेजर्ड बाय रिचर स्केल, ठीक है, रिचर स्केल। अर्थक्वेक विच आर डिस्ट्रक्टिव आर दोज हुज मैग्नीट्यूड ऑन द रिचर स्केल आर ग्रेटर देन 7। अपन अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं, ये मत सोचना कि सुनामी फिर 7.5 ये नहीं भाई। ऐसे अर्थक्वेक जो डिस्ट्रक्टिव होते हैं, देखो अर्थक्वेक तो 7 पर भी आएगा, 6 पर भी आएगा, ये रिचर स्केल तो इंटेंसिटी बताता है ना, 5 भी बता रहे तब भी अर्थक्वेक आया, मगर 7 से ज्यादा जब आता है ना तो डिस्ट्रक्टिव होता है। तो सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है। नॉट करेक्ट पूछ रहा है तो ओनली 1 इज करेक्ट। तो यहाँ पर देखना, नॉट कैपिटल में लिखा हुआ है, ये गलती आप मत करना, पहले ही हाईलाइट कर लेना। 10th वाला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, ठीक है, कौन सी करेक्ट है। शैडो जोन से क्वेश्चन है। अ जोन, देखो तो अपन पहले बना लेते हैं,
ये 0 डिग्री मैंने सिखाया आपको, 105 डिग्री, फिर मैंने बताया था 145 डिग्री एंड बियॉन्ड 145 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर दोनों ही रिकॉर्ड होती हैं, यहाँ पर दोनों ही रिकॉर्ड नहीं होती है। पी रिकॉर्ड होगी और एस रिकॉर्ड नहीं होगी, ये मैंने बताया इसके अंदर। तो अ जोन बिटवीन 105 एंड 145 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर वाज आइडेंटिफाइड एज शैडो जोन। यार इसको शैडो जोन बोलते हैं, मगर किसका तो गिवन ही नहीं है। यार एक बात बताओ कि 105 और 145 के बीच में पी भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है और एस भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, दोनों के दोनों रिकॉर्ड नहीं हो रहे। जब दोनों ही रिकॉर्ड नहीं हो रहे मेरे भाई, तो शैडो जोन तो दोनों का है ना, तो पहली स्टेटमेंट सही है। इंटायर जोन बियॉन्ड 105 डज नॉट रिसीव एस वेव। आप देखो 105 के बाद जो एस वेव है वो ना यहाँ रिकॉर्ड हुई ना यहाँ रिकॉर्ड हुई, बिल्कुल सही बात है। जो शैडो जोन है एस वेव का वो कई गुना ज़्यादा बड़ा है देन दैट ऑफ पी वेव्स, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। शैडो जोन इसका काफ़ी बड़ा है। तो कितनी स्टेटमेंट सही है? 1 2 3 ऑल दी स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। आप एक बात बताओ, अर्थक्वेक आएगा तो एवलांस तो आएगा। अर्थक्वेक के आने से सुनामी भी आती है भाई, अर्थक्वेक के आने से सॉइल लिक्विफेक्शन भी होता है। मतलब कि जो आपकी सॉइल है उसके अंदर जो ग्रेन्स प्रेजेंट है उनका जो है ना उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, दूरियां बढ़ जाती है, जिससे इंस्टेबिलिटी आती है। जो सॉइल है वो अनस्टेबल बनती है और जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, सॉइल लूज पड़ जाती है, लिक्विडिटी पड़ जाती है, जिसको सॉइल लिक्विफेक्शन बोलते हैं। आप एक बात बताओ, अर्थक्वेक और रेनफॉल का क्या लेना देना यार? सुना, ऐसा कोई लेना देना नहीं है। साइक्लोन और रेनफॉल का लेना देना है। जो साइक्लोन है वो रेनफॉल लेकर आता है, अर्थक्वेक नहीं लेकर आता है। इनका कोई उसका इफेक्ट नहीं है। ये आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ठीक है। द एक्सटेंड ऑफ लैंड मास, ठीक है, जो लैंड मास फैला हुआ है, वल्नरेबल टू अर्थक्वेक। वल्नरेबल मतलब अफेक्टेड टू अर्थक्वेक इन इंडिया कितना है? 59%। 59% लैंड मास ऐसा है जहाँ पर अर्थक्वेक आता है। यार फिर भी ना, वी शुड शो अवर ग्रेटिट्यूड दैट वी आर द पार्ट ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि सिर्फ 59 है, कई कंट्री ऐसी कि पूरी कंट्री कवर होती है अर्थक्वेक में, पूरी कंट्री। ठीक है, चलो। द एक्सटेंट ऑफ डैमेज मतलब किस हद तक यहाँ पर डैमेज जो अर्थक्वेक क्रिएट करता है इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। आप एक बात मेरे को बताओ, स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक। यदि अर्थक्वेक की ताकत ज्यादा रहेगी तो वो ज्यादा डैमेज करेगा, तो ये तो कर रहा है। पॉपुलेशन डेंसिटी, यदि किसी पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा लोग रह रहे हैं तो ज्यादा डैमेज होगा, क्योंकि ज्यादा लोगों की जो जिंदगी है वो खतरे में है, तो ये भी। टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, यदि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है तो भाई बिल्कुल खतरे होने के चांसेस ज्यादा है। बिल्डिंग ज्यादा नहीं है तो समझ रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं। और क्लाइमेट ऑफ द एरिया, भाई वो एरिया का क्लाइमेट कैसा है, बारिश हो रही है नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नॉट ही पूछा है आपसे। ठीक है, मजा आ रहा है ना? यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अर्थक्वेक वेव्स। जो एस वेव्स हैं दे कैन ट्रैवल इन सॉलिड लिक्विड गैसेस एंड आर फास्टर देन पी वेव्स। एकदम गलत बात लिखी हुई है। पी वेव्स कई गुना ज्यादा फास्टर हैं और पी वेव सॉलिड लिक्विड गैस में ट्रैवल करती है, एस वेव तो सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करती है, गलत है। जो आर वेव्स है दे आर बोथ कंप्रेशनल एंड शेयर मोशंस। यार सही है। ये क्या है? देखो मैं आपको बता रहा हूँ ये है क्या ये चीज। देखो कंप्रेशन का मतलब क्या होता है पता? ये कंप्रेस होना ऐसे करके, अप एंड डाउन। जो अप एंड डाउन मूवमेंट होता है जो वेव करती है उसको कंप्रेशनल बोलते हैं, कंप्रेशनल मोशन बोलते हैं। शेयर मोशन क्या होता है? ऐसा, इसको क्या बोलते हैं? बैक एंड फोर्थ मोशन, मतलब पीछे आगे। ठीक है, बैक एंड फोर्थ मोशन। तो मेरी बात याद रखना, जो आर वेव है ना ये दोनों करती है, दोनों के दोनों करती है भाई, ये है ना। जो आपकी प्राइमरी पी वेव है वो क्या है? कंप्रेशनल है। जो एस वेव है वो क्या है? शेयर है। ठीक है, जो लव वेव है, एल वेव है, वो शेयर है। और जो आर वेव है वो कंप्रेशनल और शेयर दोनों। ठीक है, कंप्रेशनल और शेयर दोनों। तो अब यहाँ पर कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली सेकंड वाली स्टेटमेंट इज करेक्ट। दिस इज द क्वालिटी इन्फॉर्मेशन। इसको नोट डाउन कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट लिया करो आप। Which of the following statements are not correct regarding L waves? L waves के रिगार्डिंग कौन सी चीज है यार? L wave का मतलब लव वेव्स होता है और यहाँ पर रेले वेव्स लिखा है, गलत है ये। They are the most destructive body waves। बिल्कुल सही बात है भाई। L waves, लव वेव्स काफी खतरनाक होती हैं। They are named after Augustus Albert Hall and are horizontally polarized surface waves। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। Horizontally बोला था ना, शेयर वेव्स horizontally होती हैं। ठीक है, क्योंकि लव वेव्स इज द रिजल्ट ऑफ इंटरफियरेंस ऑफ मेनी शेयर वेव्स गाइडेड बाय एन इलास्टिक लेयर। बोला था लव वेव्स आर द इंटरफियरेंस ऑफ मेनी शेयर वेव्स। ये सिर्फ शेयर वेव से मिलकर ही बनती हैं। तो थर्ड वाला भी सही है, फोर्थ वाला भी सही है। ठीक है, तो 2 3 4 आर करेक्ट बट ओनली वन इज नॉट करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट हैज द लार्ज डोम शेप। ओके, डोम शेप बहुत बड़ा है, बना लो ये डोम शेप। ठीक है, डोम शेप।
इट हैज सेवरल पाइप लाइक कंडुइट, बस समझ गए होगे। इट इज एन इंट्रूसिव बॉडी। ये किसकी बात कर रहा है? बाथोलिथ की बात नहीं कर रहा है। बाथोलिथ की बात करता तो पाइप लाइक कंडुइट नहीं बोलता। ये पता काहे की बात कर रहा है? लेकोलिथ की बात कर रहा है। इट इज टॉकिंग अबाउट लेकोलिथ। सारी चीजें पढ़ाई है, फैकोलिथ, लेकोलिथ, बाथोलिथ, सिल, डाइक, सब पहले वाले सेशन में बता रखा है। वॉल्केनो एंड देयर प्लेस इज गिवन बिलो, विच ऑफ देम इज नॉट करेक्टली लोकेटेड। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट नाम मैंने आपको सेशन में बताया। मोना लोआ यूएसए में है, बिल्कुल है, हवाई आइलैंड में। माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है? अफ्रीका में, बिल्कुल अफ्रीका के तंजानिया में है। माउंट किलेओ हवाई आइलैंड में, बिल्कुल हवाई आइलैंड में है। बैरन आइलैंड पोर्ट ब्लेयर में है, बिल्कुल पोर्ट ब्लेयर में। तो कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है यार? सारे ही करेक्ट हैं। तो ये ऑप्शन ही मतलब जानबूझकर मैंने ऐसा दिया एक क्वेश्चन गलत। ठीक है, सारे के सारे सही हैं। अब यहाँ पर देखो, रिंग ऑफ फायर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिंग ऑफ फायर। इट इज रनिंग इन द शेप ऑफ हॉर्स शू, बिल्कुल सही बात है। ऐसी फैली हुई है जैसे घोड़ा होता है ना, उसका पैर है उसके शेप में। इट इज अ पाथ अलॉन्ग द पैसिफिक ओशन, बिल्कुल पैसिफिक ओशन में ये है। और यहाँ पर एक्टिव वॉल्केनो और फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक्स यहाँ पर देखे जाते हैं, बिल्कुल देखे जाते हैं। इसको सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है क्या? बिल्कुल कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज सर्कम पैसिफिक बेल्ट। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो जनाब नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। तो एक भी ऐसी नहीं है जो कि गलत है, सारी की सारी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 हियर कम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज डेवलप्स इनटू सिंडर कोन। एक चीज जो कि मैंने सेशन में हल्की सी अलग बताई थी, यहाँ पर मैं उसको रिपीट करना चाहूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। ईच एंड एवरीवन लिसन टू मी। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि आपने वहां पर अलग बताया। यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से मैं और भी आपको क्लियर करना चाहता हूँ। देखो, जो सिंडर कोन रहता है ना, ये पहली बात तो शील्ड वॉल्केनो से नहीं बनता है। सिंडर कोन याद रखना, ये बनता है जो लावा एकदम एक्सप्लोसिव तरीके से निकलता है ना, जिसका एक्सप्लोसिव नेचर है, जिस लावा एक्सप्लोसिव नेचर है जिस वॉल्केनो का, वो डेवलप होकर सिंडर कोन बनाता है। तो आप बोलोगे काल्डेरा तो बहुत खतरनाक था, मगर काल्डेरा का जो शेप है ना वो अलग है। सिंडर कोन शेप का है, और इसका जो रहता है ना शेप, ये काफी वाइड है। तो ये गलत है, ये काल्डेरा इसका आंसर नहीं है, ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। फ्लड बेसाल्ट में तो एकदम लिक्विड लावा बहता है, हाईली फ्लूइड लावा। शील्ड वॉल्केनो है बड़ा, लार्ज है, मगर फ्लूइड लावा, वही पतला एकदम काम कंपोज टाइप का। मगर जो कंपोजिट वॉल्केनो है भाई, इसमें ठंडा कंपोज्ड कूल्ड लावा निकलेगा, मगर यहाँ पर क्या है, ये इट इज एक्सप्लोसिव इन नेचर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कंपोजिट वॉल्केनो आगे चल के सिंडर कोन बनाता है, दिमाग में। ठीक है, दिमाग में रखना, बढ़िया सर। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव वॉल्केनोज इज सिचुएटेड एट चिली अर्जेंटीना बॉर्डर। ठीक है, चिली अर्जेंटीना कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, हमारे गोट प्लेयर कौन? मेसी, अर्जेंटीना, वर्ल्ड कप जीता है फुटबॉल का, आपको याद होगा, साउथ अमेरिका। ठीक है, तो चिली अर्जेंटीना बॉर्डर पर एक एक्टिव वॉल्केनो प्रेजेंट है भाई, बढ़िया सा। इसका नाम पता क्या है? ओजिस डेल सैलाडो। माउंट किलेओ को हम हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो बोलते हैं, मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो। माउंट स्ट्रोमली दी मेडिटेरियन सी का लाइट हाउस। बैरन आइलैंड ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। ऑप्शन नंबर सी, ओजिस डेल सैलाडो इज एब्सोल्युटली फाइन एंड फैंटास्टिक। मेरे को आंसर करके बताना कमेंट सेक्शन में आपके कितने आंसर सही हुए। ठीक है, और जिसने भी ये वाला सेशन नहीं देखा है वो बिल्कुल ये सेशन जाकर देखना, सारी की सारी चीज़ें बता रखी हैं। डोंट वरी अबाउट द सिलेबस यार। ठीक है, सिलेबस की चिंता मत करो। ठीक है, सिलेबस की चिंता मत करो, मैं सब देख लूँगा। ठीक है, आई नो हाउ द बैटल ऑफ एनडीए एग्जाम इज बीइंग फाउट, आई नो वेरी वेल। डोंट वरी अबाउट द सिलेबस, ईच एंड एवरीथिंग विल बी टॉट हियर बाय मी इन जीएटी। सारी चीज़ें कंप्लीट करवाऊंगा, इतनी बढ़िया लेवल की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बस इसी के ऊपर भरोसा रखते हुए आप सुनो मेरी बात। कोई ये भी मत बोलो कि सर सेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, मैं बिल्कुल बढ़ा दूंगा। स्टार्टिंग में थोड़ा रखो, सब्र रखो, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। जब से शुरू करा आपसे बोला हर ट्यूसडे और सैटरडे सेशन आएगा, हर ट्यूसडे और सैटरडे मेरा सेशन आपको देखने को मिल रहा है। दिस इज एक्जैक्टली व्हाट वी फॉलो। सो जेंटलमैन, इट वाज अ वेरी नाइस एंड इनक्रेडिबल सेशन विद ऑल ऑफ यू गाइस। आई होप यू ऑल्सो एंजॉयड इट रियली अ लॉट। ठीक है, जो भी नोट्स वगैरह होते हैं वो आपको कहाँ शेयर कर दिए जाते हैं? वो शेयर कर दिए जाते हैं हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, रोर एनडीए फ्री स्टडी, फ्री कंटेंट के ऑप्शन वहाँ पर अवेलेबल होता है। क्योंकि हमारा कंटेंट ना यार, लोग क्या करते हैं, टीपा टापी कर लेते हैं, इतना एफर्ट्स हम लोग मारते हैं, तो कम से कम एप्लीकेशन में डला रहेगा तो आप ही फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। सामने वाला 10 बार सोचेगा कैसे करके एप्लीकेशन ओपन हो एंड ऑल दैट। अब सुनो, जो प्रैक्टिस सेशंस हैं इनके क्वेश्चन की पीडीएफ में नहीं डालता हूँ। उसका रीज़न क्या है? बच्चे पता फिर क्या करेंगे, फिर खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करेंगे। जब सेशन लगाओ भाई, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, देखो किस तरीके से। अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अप्रोच इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप सेशन को अप्रोच कर रहे हो। चलिए बढ़िया है।
जल्दी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में। तभी तक अपनी जो स्पिरिट है वो बरकरार रखना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।